Hello students, welcome again all of you in your geography classes and I hope you are doing your work regularly. So students, fact is that कि geography में अगर आपका concept clear है so you will able to write any answer. अगर आपके concept clear हैं, आपको points clear हैं और आपने सारे कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर है वो आसानी से दे सकते हैं. सो जस्ट बिकॉज 12th क्लास है आपकी, तो 12th क्लास में आपको पता है कि एनसीईआरटी से इन बिटवीन क्वेश्चंस बनते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने लिमिटेड क्वेश्चंस कर लिए या कुछ नोट्स में कुछ मिनिमम क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उन्हीं को लर्न करने पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं. सो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी चैप्टर थोरोली. एंड जब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस किया जाता है तो उसका जो मोटो होता है वो यही होता है कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा जाए. सो कंसंट्रेट व्हाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो, कंसंट्रेट करिए आपके कॉन्सेप्ट्स में क्या कहा जा रहा है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम. लेट्स स्टार्ट. इन अवर प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, बट दैट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट बुक. आपकी जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर था वो ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसमें हमने जो कंपैरिजन पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट में वो हमने डिफरेंट कंट्रीज के रिगार्डिंग में पढ़ा था. बट इन दिस चैप्टर दैट इज द पार्ट ऑफ योर सेकेंड बुक पीपल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. सो इन दिस बुक द थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन डेवलपमेंट आल्सो, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से है, कैसा उसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कौन सा स्टेट है वो एचडीआर में नंबर 1 रैंकिंग पर है और कौन से स्टेट्स हैं जहां पर पोवर्टी है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है. वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. सो लिसन केयरफुली, क्योंकि इस चैप्टर में से 1 मार्क से क्वेश्चंस है वो बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो HDR or you can say HDI, Human Development Index or Human Development Report is given by the UNDP. UNDP हर साल HDR रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है. सो 1993 में जब UNDP ने अपनी HDR दी तो उसने कुछ फैक्ट बताए थे कि मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए ये उन्होंने बताया था. तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, वी विल डिस्कस. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स कि जितनी भी पॉलिसीज या जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस के लिए होने चाहिए. मतलब इस तरह की फ्रीडम देनी चाहिए ह्यूमन बीइंग को कि उसकी प्रोग्रेस हो सके. ये कंट्रीज की गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन. सेकेंड, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल. पीपल की एम्पावरमेंट मतलब उनका अपलिफ्टमेंट करना, सबको एक लेवल तक लेके आना. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. कि ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा तब आप लोगों को एम्पावरमेंट देंगे, आप लोगों को कैपेबल बनाएंगे कि वो उनके पास में चॉइसेस हो. एंड द थर्ड वन इज पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट. थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये पूछा भी जाता है कि पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट मीन्स, ये कहा गया था कि कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, बल्कि ये नहीं है कि सेंटर में आप डेवलपमेंट को रख ले. मतलब आपने बहुत सारी रूल्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बना दिए बट उनको फॉलो नहीं करा जा रहा है, बल्कि इस तरीके से होने चाहिए प्रोग्राम कि आप पीपल को सेंटर में रख के उसके बाद में डेवलपमेंट करें. तो मेन फोकस आपका पीपल पर रहेगा, लोगों पर रहेगा कि डेवलपमेंट लोगों के लिए करा जा रहा है. चाहे आप कम पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाइए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर आपको वे में करना पड़ेगा. ये इंस्ट्रक्शन दी किसने? यूएनडीपी ने, कि जितने भी प्रोग्राम बनाएगी गवर्नमेंट वो पीपल सेंटर्ड होंगे, बल्कि जो डेवलपमेंट होगा उसको आप सेंटर में नहीं रखेंगे. आपने डेवलपमेंट को सेंटर में रख दिया है, आप एक के बाद गवर्नमेंट एक के बाद एक प्रोग्राम पॉलिसी बना रही है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो पीपल है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. इसका अपोजिट ये कहा गया कि पीपल को आप सेंटर में रखिए. कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी आप बना रहे हैं आप पीपल को सेंटर में रखिए, उसके बाद में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप बनाइए और उनको इम्प्लीमेंटेशन करिए. So these are the 3 points given by the UNDP regarding HDR in 1993. Now if we are talking about the Human Development Report which is given in India and that is given by the
प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, अब इसको नीति आयोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन पहले बना था। अब ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें लिटरेसी के रिगार्डिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट एंड पर कैपिटल इनकम, इन सबको मेजर करके और फिर इंडिया के रिगार्डिंग में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। प्लानिंग कमीशन किन फैक्टर्स को यूज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए? प्लानिंग कमीशन 3 क्राइटेरिया यूज करता है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस। सेकेंड वन इज हेल्थ स्टेटस एंड द लास्ट वन इज सोशल एम्पावरमेंट। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर प्लानिंग कमीशन अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। सो लेट्स डिस्कस दीज क्राइटेरियाज। इकोनॉमिक स्टेटस में रिसोर्सेज बेस देखा जाता है, किसी भी कंट्री का रिसोर्स बेस, किसी भी स्टेट का आप रिसोर्स बेस देखेंगे कि वहां पर कितने रिसोर्सेज हैं एंड कितने लोगों के एक्सेस में है रिसोर्सेज। मतलब एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कितने परसेंट वहां की पॉपुलेशन है वो शेयर कर रही है ज्यादा रिसोर्सेज को, कितने जो वहां पे सिटीजन्स हैं उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा। इसको देखने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसको देखने के लिए जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, मीन्स जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे, वी गेट द पर कैपिटल नेशनल प्रोडक्ट एंड वी कैलकुलेट दिस इन पर कैपिटल इनकम। मतलब लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, लोगों की परचेजिंग पावर वही होगी जो उनकी इनकम होगी। अगर इनकम ज्यादा है तो परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो पर कैपिटल इनकम आपको हमने पढ़ाई था अपने पिछले चैप्टर में कि व्हेन वी डिवाइड द टोटल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन वी गेट द पर कैपिटल टोटल पॉपुलेशन वी गेट द पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। सो जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें हम मनी से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, पर कैपिटल इनकम से जो रिलेटेड डाटा है उनका कैलकुलेशन करते हैं। जब इकोनॉमिक स्टेटस को लेके कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के स्टेट्स में, तो उसमें ये देखा गया कि कुछ स्टेट्स हैं वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। यहाँ पे जो 1980 और 81 के जो प्राइजेस थे उस टाइम पर, उनको बेस लेकर के पर कैपिटल इनकम जब निकाली गई तो उसमें पर कैपिटल इनकम आई ₹4,000 से भी ज्यादा। मतलब इन स्टेट में जो पर कैपिटल इनकम है वो 4,000 से भी ज्यादा है। लेकिन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड सिक्किम, यहाँ पर कैपिटल इनकम 2,000 से भी कम है। तो ये डिस्पैरिटीज हमें दिख रही है कहां पर, इकोनॉमिक स्टेटस में, कि इन स्टेट का इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू दीज स्टेट्स, एज कंपेयर टू दीज स्टेट्स। टॉकिंग अबाउट द कंजप्शन लेवल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर जो पर पर्सन कंजप्शन लेवल है वो ₹620 है, उससे ज्यादा है। जबकि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड सिक्किम, यहाँ पर जो कंजप्शन लेवल है वो ₹520 से भी कम है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोवर्टी, बिहार, उड़ीसा में सबसे ज्यादा पोवर्टी है, बिलो पोवर्टी लाइन रहने वाले जो लोग हैं वो हैं 40% से भी ज्यादा हैं। एंड सिक्किम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय, यहाँ पर जो बिलो पोवर्टी लाइन पीपल हैं उनका परसेंट 30% से कम है। सो यहाँ पर इन स्टेट में, बिहार एंड उड़ीसा में सबसे ज्यादा पोवर्टी है। एंड इंडिया में 25% एजुकेटेड यूथ है, एजुकेटेड पीपल है, वही उन्हीं के पास में एम्प्लॉयमेंट है। बाकी जो 75% एजुकेटेड पीपल हैं या तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उनके डाटा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो जो डाटा अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो 25% जो एम्प्लॉयड हैं दे गेट द जॉब।
ये सर्वेज में कहा गया है। और जो 75 है वो या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या दे आर अनएम्प्लॉयड। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज्ड बाय प्लानिंग कमीशन टू प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन इंडिया इज हेल्थ। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ स्टेटस, तो कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे प्री एंड पोस्ट नेटाल मेडिकल फैसिलिटीज। कोई भी बेबी है वो उसके बॉर्न होने से पहले और उसके बाद में उसको किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो ऑल दैट आर इंक्लूड इन दिस मेडिकल फैसिलिटीज। देन ओल्ड पर्सन मेडिकल फैसिलिटीज, जितने भी ओल्ड पर्सन है उनको कैसी मेडिकल फैसिलिटीज उस कंट्री में है, उस स्टेट में है। मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट्स मीन्स मृत्यु दर की जो डेथ होती है उसको काउंट करते हैं। 1951 में इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट 1951 में 25% थी, जो कि रिड्यूस हो गई 1999 में 8.6% एंड 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 6.5% है अभी मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। उसके बाद में एक आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कि पर 1000 अगर हम बेबी जो बोर्न हुए हैं उनके कंपैरिजन में कितने बेबी हैं जिनकी 1 ईयर से पहले ही जिनकी डेथ हो गई, उनको हम शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। एंड ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी हम देखेंगे कि रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे, यानी कि 1951 में 148 थी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि 1999 में 70 थी एंड 2011 में अब ये 37 हो गई। इट मीन्स कि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब जो हमारी कंट्री में जो पीपल हैं जिनकी डेथ होती है, तो वो एक हम अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि कितने एज पर जाकर के उनकी डेथ हो जाती है। तो जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इतने साल तक जिंदा रहेगा, वही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब मेल और फीमेल की अलग है। मेल 1951 में 37.1 ईयर्स थी, जो कि 1999 में 62.3 ईयर्स, देन 2011 66.9 ईयर्स हो गई है। मतलब ये बढ़ रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट मीन्स इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज है उस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज फीमेल। इन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल, इन 1951 इट इज 36.1 years, in 1999 it is 65.3 years and in 2011 it is 70 years. So we can say that कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिला है, मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको लोग इलीगल यूज कर रहे हैं। एंड क्योंकि इंडिया में तो मेल एंड फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है, सो ज्यादा केरला में है, नंबर 1 पर है। एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स हैं वहां पर सेक्स रेशियो काफी कम है, मतलब फीमेल बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू मेल। बट केरला में ऐसा नहीं है, वहां पर जो सेक्स रेशियो है उसमें मेल एंड फीमेल है वो उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दीज आर द हेल्थ कंडीशंस ऑफ इंडिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट में सबसे पहले फ्रीडम की कैपेबिलिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, लोगों को कैपेबल बनाया जाए एंड ताकि वो उनके पास में डिसीजन की चॉइसेस हो। मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड उनके पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए एंड एजुकेशन। लोगों को एम्पावरमेंट कब मिलेगी, तब उनके पास में एजुकेशन आएगी। सो एजुकेशन स्टेटस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें कि 7 और उससे अबाव एज के जितने भी लोग हैं वो कोई भी एक लैंग्वेज को लिख, बोल और पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में, दैट इज द लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट इंडिया की 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 74.04% है, जो कि सबसे ज्यादा केरला में है। 93.91% हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का एंड सबसे कम है बिहार का 63.82%। पोवर्टी इज द मेन रीजन हियर। बिहार में पोवर्टी है वो मेन रीजन है कि यहाँ पर इलिटरेसी है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम की पर कैपिटल इनकम किन स्टेट में ज्यादा है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कैपिटल इनकम ज्यादा है। बट लिटरेसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में, देन उसके बाद में मिजोरम में है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए
some factors are responsible, that is environment, population and development. ये आपस में इंटरलिंक है और इनमें बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब इनमें आपस में रिलेशन है, इन्वायरमेंट में, पॉपुलेशन में और डेवलपमेंट में. मीन्स पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरमेंट पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. जैसा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहते हैं कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि फ्यूचर की जनरेशंस को उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े. मतलब प्रेजेंट में डेवलपमेंट के लिए हम सारे रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. मतलब जो हम ये देखेंगे जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास में ज्यादा रिसोर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने डेवलपमेंट करने के लिए वो उन रिसोर्सेज को बहुत एक रेकलेसली यूज कर रही है कि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स नहीं बच पा रहा है. तो जो माल्थस थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी, माल्थसियन थ्योरी कहा जाता है, उसमें भी यही थी कि बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन में एंड रिसोर्सेज में. कि पॉपुलेशन है वो रिसोर्सेज का सस्टेनेबल ऑप्टिमम यूज करे, जहां पर जरूरत है वहीं पर. तो यहां पर सस्टेनेबल अप्रोच थी जिसे हम एनवायरमेंटल अप्रोच कहते हैं कि एनवायरमेंट की डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन न हो. नाउ वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द एनवायरमेंटल अप्रोचेस कि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो डेवलपमेंट की वजह से. तो इसने और कब ये स्टेटमेंट दिया था. सो फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी थे, वो भी इस चीज के फेवर में थे कि रिसोर्सेज को आप एक मैनेज्ड प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यूज करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि सबकी नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज सबकी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है. तो गांधी जी थे वो हार्मोनी एंड बैलेंस, मतलब मिल करके रिसोर्सेज का इस तरह से यूज किया जाए कि बैलेंस बना रहे एनवायरमेंट में. एंड क्लब ऑफ रोम ने रिपोर्ट दी थी, उसमें भी कहा था कि लिमिट्स टू ग्रोथ. एक रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, कि ग्रोथ की लिमिट क्या होनी चाहिए कि एनवायरमेंट पर उसके नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े. और ये रिपोर्ट इन्होंने 1972 में दी थी. नेक्स्ट शुमाकर थे. शुमाकर ने बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि इन्होंने 1974 में लिखी थी. और इसमें भी इन्होंने रिसोर्सेज का जो रेकलेस यूज है उसके बारे में लिखा था. देन ब्यूटनलैंड कमीशन रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी आवर कॉमन फ्यूचर नाम से. और यहाँ पर भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसका जो इश्यू था वो यहाँ पर बताया गया था. नेक्स्ट रियो दी जेनेरियो, एक अर्थ समिट हुआ था 1993 में ब्राजील में, और इसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोकल लेवल से और नेशनल लेवल तक ऑब्जेक्टिव सेट करे गए थे कि किस तरह से रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना है कि एनवायरमेंट पर उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द HDI ऑफ इंडिया का जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पर आता है केरला. 0.790 के साथ में सबसे टॉप रैंकिंग है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में बहुत आगे है केरला. एंड बॉटम में देखने को मिलते हैं बिहार एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है एंड वहां पर कैपिटल लोगों की कम है. सो हियर्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर फ्रॉम योर NCERT बुक. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.